वेलकम फ्रेंड, स्टडी विद एचडी बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं एचडी मंसूरी आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी में साइंस की वीडियो। तो आज से हम विभिन्न कंपटीशन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जनरल साइंस की एक कंप्लीट सीरीज लेकर आ रहे हैं और उस सीरीज का जो सबसे पहला वीडियो है वो है पोषण या न्यूट्रिशन। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोषण क्या है, स्वपोषी क्या होते हैं, विषमपोषी क्या होते हैं और स्वपोषी विषमपोषियों को आगे किन किन भागों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पोषण की परिभाषा। पोषण की परिभाषा हम शुरू करें उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हर जीव को जिंदा रहने के लिए, वृद्धि करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अलग अलग जीव अलग अलग तरीके से भोजन करते हैं, अलग अलग जीव अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर हम बात करें पोषण की परिभाषा की, तो जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधि को पोषण कहते हैं। यानी कोई भी जीव जिस विधि से भोजन करेगा वही विधि उसकी पोषण कहलाएगी। और पोषण के दौरान जीव जिस भोजन को ग्रहण करता है उस भोजन में पाए जाने वाले पदार्थों को या पोषण के दौरान जीव द्वारा ग्रहण किए जाने वाले पदार्थों को हम पोषक पदार्थ कहते हैं। यानी पोषण के दौरान जीव जिन पदार्थों को भोजन के रूप में उपयोग करता है उन्हें पोषक पदार्थ कहते हैं। पोषक पदार्थों में मुख्य रूप से 6 प्रकार के पोषक पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें जीव भोजन में ग्रहण करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल। ये वह सभी पोषक तत्व हैं जो संतुलित आहार के रूप में एक जीव को चाहिए और जीव इन्हें विभिन्न प्रकार के भोजन से प्राप्त करता है। अब हम बात करेंगे कि पोषण के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो पोषण के आधार पर अगर हम देखें तो जीवों को 2 भागों में बांटा जाता है, स्वपोषी और विषमपोषी। अगर हम इंग्लिश में कहें तो ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। स्वपोषियों को आगे 2 भागों में बांटा जाता है। वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं लेकिन प्रकाश संश्लेषण द्वारा वो प्रकाश संश्लेषी और जो रसायन संश्लेषण द्वारा वो रसायन संश्लेषी। इसी प्रकार विषमपोषियों को भी आगे कई भागों में बांटा जाता है, जैसे पूर्णभोजी, परजीवी और मृतजीवी। और जो पूर्णभोजी यानी जो होलोजोइक होते हैं उन्हें आगे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और अपमार्जक में बांटा जाता है। तो ये हो गया पोषण का फ्लो चार्ट, यानी पोषण के विभिन्न प्रकारों का एक फ्लो चार्ट। आगे हम इन सभी प्रकारों को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वपोषी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं यानी स्वयं का पोषण खुद करते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा पूरी नहीं है। हम आज तक यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि स्वपोषी भी केवल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण ही स्वयं कर सकते हैं। अकार्बनिक पदार्थ उन्हें भी बाहर से ही चाहिए। जैसे एक पादप को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए जल की आवश्यकता बाहर से ही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता बाहर से ही होती है। तो अब हम बात करते हैं स्वपोषी की परिभाषा। तो वह जीव जो अपनी आवश्यकता पूर्ण करने हेतु कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं और बाह्य स्रोतों से केवल वह अकार्बनिक पदार्थ ग्रहण करते हैं। जैसे हम पादप की बात करें तो पादप बाह्य स्रोतों से जल लेता है, पादप बाह्य स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, पादप बाह्य स्रोतों से सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश लेता है, तब जाकर वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपने कार्बनिक पदार्थों का स्वयं संश्लेषण करता है। इसी प्रकार पादप को मृदा से बहुत सारे तत्वों की आवश्यकता होती है। पादप मृदा से नाइट्रोजन लेता है, सल्फर लेता है, आयरन लेता है, फॉस्फोरस लेता है, पोटेशियम लेता है। तो ये सारे के सारे तत्व पादप स्वयं निर्मित नहीं कर सकता, ये पादप को बाहर से ही लेने होते हैं। तो स्वपोषी का अर्थ हुआ वह जीव जो केवल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं वो कहलाएंगे स्वपोषी। अब स्वपोषियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, प्रकाश संश्लेषी और दूसरे रसायन संश्लेषी। तो वे जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं उन्हें हम प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। बहुत ही सामान्य सी परिभाषा है, लगभग नहीं पूछी जाती है ये। यहाँ आपको सबसे जरूरी चीज जो ध्यान रखनी है, सभी हरे पादप प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ध्यान रखना, सभी पादप प्रकाश संश्लेषी नहीं होते हैं, बहुत सारे पादप विषमपोषी भी होते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं सभी हरे पादप, कुछ जीवाणु। इसके अलावा अगर हम जंतुओं की बात करें तो कुछ जंतु भी स्वपोषी होते हैं। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। युग्लिना, युग्लिना एक जीव है, यानी एक जंतु है, एक प्रोटोजोआ है, लेकिन ये प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण भी कर सकता है। इसीलिए ये कुछ लक्षण पादपों के रखता है, कुछ लक्षण जंतुओं के रखता है। इसीलिए युग्लिना को हम पादपों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी कह सकते हैं। तो ये हुआ प्रकाश संश्लेषी। दूसरे जीव वो कहलाएंगे रसायन संश्लेषी। वे जीव जो विभिन्न प्रकार के रसायनों द्वारा भोजन निर्मित करते हैं उन्हें रसायन संश्लेषी कहा जाता है। बहुत से जीव है जो ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं कि उनमें वो विभिन्न प्रकार के रसायनों द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, जैसे मिथेनोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, फेरोबेसिलस, फेरो यानी आयरन वाले बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया। तो ये सारे वो बैक्टीरिया होते हैं जो रसायन संश्लेषण करके भोजन का निर्माण करते हैं, तो इन्हें रसायन संश्लेषी कहते हैं। तो ये हो गए स्वपोषी। स्वपोषी में प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी, और सबसे जरूरी चीज है युग्लिना, जो है एक जंतु लेकिन प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। उसके बाद अब हम बात करेंगे विषमपोषियों की। विषमपोषी यानी ऐसे जीव जो अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं कर सकते हैं। तो वे जीव जो अपनी आवश्यकता पूर्ण करने हेतु कार्बनिक व अकार्बनिक दोनों पदार्थ ही बाह्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। ध्यान रखना, स्वपोषियों के लिए हमने क्या पढ़ा था कि वे केवल अकार्बनिक पदार्थ बाह्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, लेकिन विषमपोषी कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों ही पदार्थ बाह्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। अब बात आती है उदाहरण क्या है विषमपोषियों के। जितने भी जंतु हैं, जितने भी एनिमल हैं, सारे के सारे विषमपोषी हैं। जितने भी कवक हैं सारे विषमपोषी है। क्लोरोबियम जैसे कुछ स्वपोषी जीवाणुओं को छोड़ दें तो लगभग सभी जीवाणु भी विषमपोषी होते हैं। और कुछ पादप, ये सबसे जरूरी चीज है आपके लिए। लगभग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी में अगर पोषण से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो हमेशा विषमपोषी पादपों के लिए ही पूछा जाएगा। तो अब इसमें आपको कुछ विषमपोषी पादपों के नाम ध्यान रखने हैं। और विषमपोषी में भी ये किस कैटेगरी के हेटेरोट्रॉफिक है। जैसे रिट 2017 में एक प्रश्न आया था कि यूट्रिकुलेरिया प्रश्न था, निम्न में से कौन सा कीट भक्षी पादप है, जिसमें एक ऑप्शन था यानी कस्क्यूटा, एक ऑप्शन था मोनोट्रोपा, एक ऑप्शन था यूट्रिकुलेरिया और एक कोई अदर ऑप्शन था। तो उसका जो आंसर है वो था यूट्रिकुलेरिया। क्यों? क्योंकि उस प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सा कीट भक्षी पादप है। तो आपको ध्यान रखना है, अमरबेल विषमपोषी तो है लेकिन कीट भक्षी नहीं है, ये परजीवी है। वीनस फ्लाईट्रैप जैसा ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये एक कीट भक्षी पादप है। निप्नेंथस यानी घटपर्णी भी एक कीट भक्षी पादप है। मोनोट्रोपा इंडियन पाइप प्लांट, ये एक मर्तजीवी पादप है। ये कवकों की तरह मर्त कार्बनिक पदार्थों से पोषण का अवशोषण करता है। न ये परजीवी है न ये कीटभक्षी है। और ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये है यूट्रिकुलेरिया का। तो ये सब के सब वो पादप हैं जो विषमपोषी प्रकार के हैं। तो एक बार अगर हम इन पादपों को देखें तो ये है यूट्रिकुलेरिया, ये सेकंड नंबर पर अमरबेल, ये है वीनस फ्लाईट्रैप, ये है घटपर्णी यानी निप्नेंथस, और ये है मोनोट्रोपा यानी इंडियन पाइप प्लांट। उसके बाद अब
हम विषमपोषियों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं विषमपोषियों के प्रकार, यानी विषमपोषियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो विषमपोषियों को मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग हो गया होलोजोइक यानी पूर्ण भोजी। दूसरा जो भाग है वो भाग हो गया परजीवी। तीसरा जो भाग है वो है मृतजीवी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होलोजोइक या पूर्णभोजी की। तो होलोजोइक जो शब्द है वो 2 शब्दों यानी होलो का अर्थ है पूर्ण रूप से या पूरी तरह से, और जोइक का मतलब है जंतु। तो अगर कोई जीव पूरी तरह से जंतुओं के जैसे भोजन करता है, जंतु कैसे भोजन करते हैं, अगर हम अपने आसपास किसी भी जीव को देखें या अपने आप को खुद को देखें तो हम क्या करते हैं, चाहे हम शाकाहारी हों चाहे हम मांसाहारी हो, हम हमेशा बाहर से किसी पादप को खा लेते हैं या किसी जंतु को खा लेते हैं। तो वो जीव जो जंतुओं के जैसे भोजन करता है वो होलोजोइक या पूर्ण भोजी कहलाता है। अब पूर्ण भोजी कितने प्रकार के होते हैं, तो अगर कोई पूर्ण भोजी पेड़ पौधों को खाता है यानी शाक को भोजन में ग्रहण करता है तो उन्हें हम हर्बिवोरियस या फिर शाकाहारी कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, हिरन, खरगोश, ये सब के सब शाकाहारी हैं। उसके बाद में दूसरा है कार्निवोरियस यानी मांसाहारी। वे जीव जो दूसरे जंतुओं को यानी मांस को भोजन के रूप में ग्रहण करता है वो मांसाहारी कहलाता है। शेर, बाघ, भेड़िया, लोमड़ी आदि सभी मांसाहारी है। वे जीव जो शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है उसे हम ओमनिवोरियस यानी सर्वाहारी कहते हैं। जैसे ये पिग का एग्जाम्पल हो गया, तो मानव, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी क्या है, ये सर्वाहारी प्राणी हैं। और चौथे वे प्राणी हैं जिन्हें हम स्कैवेंजर यानी अपमार्जक कहते हैं। कोई दूसरा जानवर किसी जानवर को जब मार कर चला जाता है तो उसकी जो बची कुची लाश होती है उसको भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले यानी हमारे पर्यावरण के सफाई कर्मचारी वो हैं लकड़बग्गा हो गया, गिद्ध हो गया, कौवे हो गए। तो ये सब स्कैवेंजर है यानी ये अपमार्जक है। तो ये हो गया विषमपोषियों का पहला प्रकार होलोजोइक। और मानव भी क्या है, मानव भी एक होलोजोइक प्राणी है। अब हम बात करेंगे दूसरे जीवों की जो किसी जीव को पूरी तरह से नहीं खाते हैं, उस जीव के ऊपर चिपककर स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से उसे पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें पैरासाइट या परजीवी कहा जाता है। तो पैरा का अर्थ हुआ बगल या पार्श्व और साइट का अर्थ हुआ पोषण। तो ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव पर स्थायी या अस्थायी रूप से जुड़कर उससे पोषण प्राप्त करते हैं तो उन्हें हम परजीवी कहते हैं। परजीवी 2 प्रकार के होते हैं। अगर ये किसी जीव के अंदर रहकर उससे पोषण प्राप्त करते हैं तो उसे हम कहेंगे अंतःपरजीवी। अगर ये किसी जीव के बाहर रहकर उससे पोषण प्राप्त करते हैं तो इन्हें हम कहेंगे बाह्य परजीवी। जैसे कुछ अंतः और बाह्य परजीवियों के एग्जाम्पल है, जैसे अमीबा। तो अमीबा एक अंतःपरजीवी है। गोलकृमि यानी एस्केरिस ये भी एक अंतःपरजीवी है। फीताकृमि तो ये फीते के जैसा होता है इसलिए इसको फीताकृमि कहते हैं। अब हम बात करते हैं बाह्य परजीवी। ये शरीर के अंदर नहीं बाहर होते हैं, जैसे जोंक हो गई, जूं हो गई, पेडिकुलस, उसके अलावा चिचड़ी जिसे हम अंग्रेजी में टिक्स कहते हैं। तो ये टिक्स ये सब बाह्य परजीवी हैं। बहुत सारे बाह्य परजीवी रुधिरहारी भी होते हैं यानी ये रुधिर को भोजन में ग्रहण करते हैं। जैसे जोंक एक रुधिरहारी है, जूं रुधिरहारी है, टिक्स यानी चिचड़ियाँ ये भी रुधिरहारी होती है। उसके बाद में अगले हैं मृतजीवी। तो हमने होलोजोइक, उसके बाद में पैरासाइट और तीसरे नंबर पर आ गए सेप्रोजोइक या सेप्रोफाइटिक। तो ये हो गए मर्तोपजीवी। तो सेप्रोजोइक प्राणी वे होते हैं जो मर्त कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण करते हैं। ये शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो सेप्रोस से बना है, जिसका अर्थ है अवशोषण करना। क्योंकि जितने भी मर्तजीवी होते हैं ये सड़ी गली चीज़ों से कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करते हैं। तो वे जीव जो मर्त कार्बनिक पदार्थों से पोषण को अवशोषित करते हैं उन्हें हम मर्तोपजीवी कहते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कवक। आपने खेतों में इस प्रकार की कवक जरूर देखी होगी, ऐसी छतरियां जरूर देखी होगी, ये सब कवक होती है। यानी ना तो ये दूसरे जीवों का शिकार करती है, ना ये खुद भोजन बना सकती है, ये जो भी नीचे सड़ी गली चीजें हैं उनसे भोजन को अवशोषित करती रहती है। बहुत से जीवाणु भी मर्तोपजीवी होते हैं। तो ये हो गया पोषण। पोषण के आधार पर जीवों को हमने 2 भागों में बांटा, स्वपोषी
और विषमपोषी। स्वपोषी 2 प्रकार के, प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी। विषमपोषी 3 प्रकार के, यानी होलोजोइक पूर्णभोजी, पैरासाइट, परजीवी, सेप्रोजोइक यानी मर्तोपजीवी। उसके बाद अब हम देखते हैं आखिर भोजन के आधार पर मानव कैसा प्राणी है। तो मानव पहली बात विषमपोषी है, दूसरा मानव पूर्णभोजी है, तीसरा मानव सर्वाहारी है। मानव विषमपोषी है, मानव सर्वाहारी है, ये हम लगभग सभी जानते हैं, तो जनरली ये प्रश्नों में नहीं पूछा जाता है। लेकिन हाँ, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मानव पूर्णभोजी प्राणी है। उसके बाद मानव पूर्णभोजी है, बाहर से भोजन को ग्रहण करता है। तो आखिर मानव के भोजन में यानी मानव के पोषण में कितने चरण होते हैं। तो चाहे मानव हो या अन्य कोई विषमपोषी प्राणी हो, जो प्राणी समभोजी होता है या फिर जो होलोजोइक होता है, उसके भोजन ग्रहण करने के 5 स्टेज या 5 स्टेप या चरण होते हैं। तो सबसे पहले मानव भोजन को ग्रहण करता है। भोजन ग्रहण करना पहला चरण हुआ, जिसे हम अंतःग्रहण कहते हैं। भोजन बड़े बड़े पदार्थों के रूप में लिया जाता है, इसलिए उसको तोड़ा जाता है, यानी शरीर में या पाचन तंत्र द्वारा उसका पाचन किया जाता है। तो ये पोषण का दूसरा चरण हुआ। उसके बाद में पचित भोजन का अवशोषण किया जाता है और अवशोषित करके उसको रक्त में भेजा जाता है। तो ये तीसरा चरण हुआ। उसके बाद में जो भी पचित भोजन रक्त में गए हैं उनको शरीर में विभिन्न उपयोग में लाया जाता है, जिसे हम स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहते हैं। और 5वां और लास्ट चरण होता है, सारी चीजें पच नहीं पाती है, सारी चीजें अवशोषित नहीं हो पाती है, तो कुछ चीजें अवशोषित होने से रह जाती है, यानी अपचित भोजन को शरीर से मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। उसे हम बहिक्षेपण या बहिष्करण कहते हैं। तो ये था पोषण और मानव में पोषण का कंप्लीट वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको किसी टॉपिक पर अलग से कोई वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो हमारे इस सीरीज को और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।